हमारे इस चैनल नो बेसिक्स पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को। और जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष 3 चरणों में माना जाता है। जो पहला चरण जिसकी शुरुआत होती है वो 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ होती है। तो राष्ट्रीय आंदोलन जो भी होता है स्वतंत्रता के लिए वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस का इतिहास जिस तरीके से आगे बढ़ता है स्वतंत्रता संघर्ष का इतिहास भी वही है, क्योंकि मुख्य रूप से जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी वो कांग्रेस के नेतृत्व में ही लड़ी गई थी। हालांकि कई और भी संगठन थे जो अपने अपने तरीके से संघर्ष कर रहे थे, परंतु अगुवा की जो भूमिका में होता है वो संगठन आईएनसी अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था थी जो कि अखिल भारतीय स्तर पे थी। बाकी की जो अन्य संस्थाएं हैं वो उनका स्वरूप अधिकतर क्षेत्रीय होता है या उनका जो समाज के बड़े वर्ग तक उनकी पहुंच नहीं होती है और कह लें कि सर्व स्वीकार्य नहीं थे अन्य संगठन जो थे। लेकिन कांग्रेस की स्वीकार्यता समाज के हर वर्ग में थी, हर समुदाय में थी और पूरे भारतवर्ष पर थी। तो इसी के साथ इसका इतिहास शुरू होता है। तो कांग्रेस के इतिहास को अगर देखेंगे तो 1885 में इसकी स्थापना हुई। 3 जो मुख्य चरण माने जाते हैं वो कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन चलाए गए तो उसी को 3 चरण माने गए। पहला जो चरण होता है स्थापना से लेके 1905 अर्थात बंगाल विभाजन तक, इसे उदारवादी चरण कहा जाता है। दूसरा उग्रवादी राष्ट्रवाद का चरण होता है जो बंगाल विभाजन से लेके जालियांवाला बाग हत्याकांड जो होती है वहां तक की जो स्थिति होती है उसको उग्रवादी राष्ट्रवाद का चरण कहा जाता है। और तीसरा और अंतिम चरण होता है जब महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में प्रवेश होता है और उन्हीं के नेतृत्व में भारत आज़ाद होता है। तो 1919 से लेकर 1947 तक के काल को गांधी युग भी कहा जाता है। बीच के कुछ समय आते हैं जहाँ पे कि क्रांतिकारी चरण जिसको कहा जाता है। इसमें क्या होता है तो क्रांतिकारी चरण में कि हिंसात्मक रास्ते को अपनाया जाता है, हिंसात्मक तरीका अपनाया जाता है और ऐसे 2-3 चरण आते हैं। एक चरण जो है ये इसके बीच के समय का आता है अर्थात 1885 के बाद या 1919 के पहले का एक चरण होता है, एक 1919 के बाद का समय होता है। तो 2 ऐसे कालखंड होते हैं जिसमें कि हिंसात्मक रूप को भी अपनाया जाता है कुछ अतिवादी संगठनों के द्वारा। अब यहाँ पे उग्रवाद और उग्रवादी राष्ट्रवाद शब्द को अगर जोड़ते हैं तब ये सही अर्थों में पॉजिटिव अर्थ ग्रहण करता है। अगर सिर्फ उग्रवाद शब्द अगर रखा जाए तो वो एक नकारात्मकता को दिखलाता है। तो सरकार ने भी यहाँ पे उग्रवादी चरण को बदलकर अब उग्र राष्ट्रवाद चरण इसे कर दिया गया है। जो क्रांतिकारी चरण है जिसमें हिंसात्मक तरीका अपनाया जाता है तो ये सिर्फ भारत में ही नहीं अपनाया जाता बल्कि भारत से बाहर भी कुछ हिंसात्मक घटनाएं होती हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। इसके अलावा कुछ और भी तरीके थे, और भी छोटी पार्टियां अस्तित्व में आई थी, उनका भी एक योगदान था। भारत की आज़ादी में कह ले तो बहुत सी पार्टियों का, बहुत से लोगों का योगदान है। उन्होंने अपने अपने तरीके से सभी ने योगदान दिया। सारे लोगों के तरीके अलग थे, संगठनों के तरीके अलग थे। जैसे कि एक वामपंथी विचारधारा आता है जो कि 1920 के बाद में इसका प्रभाव होता है और वो सोवियत संघ के अस्तित्व में आने के बाद आता है। तो एक वामपंथी आंदोलन का भी एक दौर आता है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बातें भी होती है। उसके बाद
स्वराज पार्टी एक स्थापित होती है, कुछ और भी पार्टियां स्थापित होती है, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। उसके बाद कुछ और भी संगठन आते हैं, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो आज हमारी चर्चा का जो मुख्य टॉपिक है, जो विषय है, वो है उदारवादी चरण। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इस चरण को 1885 से लेकर 1905 तक के कालखंड को उदारवादी चरण क्यों कहा जाता है। तो उदारवादी चरण कहे जाने के 3 कारण होते हैं। पहले, जो इससे जुड़े हुए जो नेता थे, उनका तरीका क्या होता था, भारत की आज़ादी के लिए वो क्या प्रयास कर रहे थे। तो सबसे पहले तो ये बतलाना जरूरी है कि उस समय जो हमारे उदारवादी नेता थे, उनका लक्ष्य क्या था। तो लक्ष्य उस समय भारत को आज़ाद करवाना बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि ये बहुत दूर की बात थी। तो आखिर उनका लक्ष्य क्या था। तो लक्ष्य था कि संवैधानिक जो चीजें मिलने चाहिए, भारतीयों को संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए, वो उसकी उन्होंने मांग की। कि जो भी अर्थात कि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का शासन था और ब्रिटेन में भी ब्रिटिश सरकार काम कर रही थी। तो ब्रिटेन में वहाँ के नागरिकों को जो अधिकार मिले हुए थे, वही संवैधानिक अधिकार भारतीयों को भी प्राप्त हो, ऐसा ही प्रयास उदारवादी नेताओं का था। तो अब हम आते हैं कि इसकी सार्थकता क्या है उदारवाद कहने का। तो पहली बात तो ये थी कि ये इन्होंने अपनी मांग रखी। मांग क्या रखी। तो संवैधानिक अधिकार जो होने चाहिए थे, या कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा था भारतीयों के साथ, तो वैसी बराबरी की चीज़ें मांगी जाती है। अब उस समय में एक बहुत बड़ा जो मुद्दा था, विषय था, खास करके शिक्षित वर्गों में, छात्रों के बीच में, और वो था सिविल सेवा से जुड़ा हुआ मांग। तो सिविल सेवा से जुड़े हुए मांग उस समय बहुत तीव्रता से उठाए गए। इसमें मांग की गई कि इसकी सिविल सेवा की परीक्षा भारत में भी आयोजित होनी चाहिए, भारतीय भाषाओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। उम्र के संबंध में भी एक विवाद चला आ रहा था। अलग अलग, जैसे लिट्टन के समय में अधिकतम उम्र सीमा को बहुत ज़्यादा कम कर दिया गया था, तो उसे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। तो ये कुछ मांगे थी। उसके बाद एक प्रतिनिधित्व की मांग हो रही थी। प्रतिनिधित्व मतलब किन चीजों में प्रतिनिधित्व। तो भारत का जो शासन संचालन चल रहा था, तो उस सत्ता संचालन या शासन प्रशासन में भारतीयों की सहभागिता मांगी जा रही थी। भारत सचिव की एक काउंसिल थी इंग्लैंड में, और भारत में वायसराय के अंतर्गत एक परिषद थी। तो इन दोनों परिषदों में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग की जा रही थी। इसके अलावा और भी कई तरीके की मांग थी, जैसे कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में एक 9 सूत्री मांग रखा गया था, जिसको कि हमने देखा था। उसमें क्या क्या मांगे रखी गई थी। तो एक था कि जो ब्रिटेन में भारत सचिव की परिषद है, उसको भंग कर दिया जाना चाहिए। यहाँ पे भारत जो प्रशासनिक ढांचा चल रहा है, उस प्रशासनिक ढांचे की कार्य प्रणाली की जांच होनी चाहिए, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो ये सब तरीके की मांगे की जा रही थी। किसानों के संबंध में मांग की जा रही थी कि यहाँ पे जो भू राजस्व व्यवस्था अपनाई गई है, उस भू राजस्व व्यवस्था से किसानों का शोषण हो रहा है। तो किसानों के शोषण की मुक्ति की मांग की जा रही थी कि भू राजस्व व्यवस्था को बदला जाए। तो इस तरीके की मांगे थी। उसका तरीका क्या था। तो तरीका होता था संवैधानिक। कोई इसमें आंदोलन नहीं किया जाता था, कोई हिंसात्मक तरीका नहीं अपनाया जाता था, बल्कि संवैधानिक तरीका अपनाया गया था नेताओं के द्वारा।
उदारवादी नेताओं के द्वारा। वो तरीका क्या होता था, तो किसी भी मांग के संबंध में पहले एक एप्लीकेशन लिखा जाता था, उसके बाद उस पर कुछ समय दिया जाता था, जब फिर कार्रवाई नहीं होती थी तो फिर एक शिष्टमंडल जाके मिलता था, फिर से स्मरण पत्र दिया जाता था, उससे भी नहीं होता था तो बड़ा शिष्टमंडल जाके वायसराय परिषद से या अन्य जो संबंधित अधिकारी लोग थे, ब्रिटिश अधिकारी थे, उनसे मिलकर भारतीय नेतागण भारतीयों के हक में अधिकार मांगने की कोशिश करते थे। यहाँ तक कि ये मांगे इंग्लैंड के संसद तक भी रखी गई, और उसका तरीका वही था कि एक शिष्टमंडल जाकर मिलता था, पहले एप्लीकेशन दिया जाता था, विस्तार से पूरी बातें लिखी होती थी, उसके बाद प्रतिनिधि मिलते थे ऑफिस में जाकर। आप देखते होंगे कि हमारा कोई ऑफिस से अगर वास्ता पड़े तो हम किसी ऑफिस का चक्कर लगाते हैं, दफ्तर का चक्कर लगाते हैं। तो हमारे उदारवादी नेताओं का तरीका भी वही था कि वो अलग अलग ऑफिस में, अधिकारियों के पास में, वायसराय के पास में, गवर्नर के पास में वो चक्कर लगाया करते थे और अधिकारों की मांग किया करते थे। कोई आंदोलन नहीं किया जाता था, कोई हिंसक तरीका नहीं अपनाया जाता था। तो ये संवैधानिक तरीका था। तीसरी बात क्या थी कि ब्रिटिश न्याय पर हमारे उदारवादी नेताओं का बहुत ज़्यादा भरोसा था। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि वहाँ ब्रिटेन की जो सोसाइटी है, जो संस्कृति है, वो बहुत डिसिप्लिन्ड सोसाइटी है। वो अभी भी आप देखेंगे कि ब्रिटेन के लोग जो हैं बहुत सभ्य माने जाते हैं। कोई भी चीज़ें जब होती है तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन लिखा जाता है, फिर उस पर बात सुनी जाती है, फिर उस पर कमेटी बनाई जाती है, रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई किया जाता है। और ब्रिटेन का जो लोकतंत्र है वो बहुत जीवंत लोकतंत्र है। तो वहाँ के नागरिकों को एक लोकतांत्रिक अधिकार दिया गया है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि वो कुछ भी बोलने की आज़ादी है। तो हमारे जो उदारवादी नेता थे, खास करके दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी, तो ये लंबे समय तक लंदन में रहे हुए थे, इंग्लैंड में रह चुके थे, और वहाँ की शासन व्यवस्था को और ब्रिटिश शासन प्रणाली को वो बहुत अच्छे से समझते थे। तो इनका ये मानना था कि ब्रिटेन की जो न्याय प्रणाली है वही न्याय प्रणाली भारतीयों को भी हासिल होगा। तो ये मुख्य 3 बातें थीं। लेकिन उदारवादी नेताओं की ये सोच जो है बाद में जाकर गलत साबित हो जाती है। उन्हें ये लगता है कि ब्रिटेन की जो सत्ता है वो भारतीयों के साथ न्याय करेंगे और जो न्यायोचित अधिकार हैं वो भारतीयों को दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्योंकि सिविल सेवा के संबंध में जो सुधार होते हैं, प्रतिनिधित्व के संबंध में जो सुधार की बात होती है, इन सब चीज़ों के संबंध में ब्रिटिश सरकार अगर चाहती तो उनकी मांगों को मान सकती थी, लेकिन उन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। तो ये कुछ बातें हैं। अब हम आते हैं कि नेता कौन कौन थे, उदारवादी नेता। तो सबसे बड़े जो अगुवा थे वो दादा भाई नौरोजी थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी, आनंद चारलू, कई नेता जिनका के नाम हम लोगों ने देखा है। तिलक उसमें नहीं आते, वो गर्म दल में आते हैं। तो ये उदारवादी नेता माने जाते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में इस कालखंड में भारतीयों के लिए एक संघर्ष किया गया अधिकारों की मांग के लिए। उसके बाद हम आते हैं कि इनका योगदान क्या है। तो योगदान जो था वो सबसे बड़ा योगदान था कि एक अखिल भारतीय संगठन इन्होंने तैयार किया। कांग्रेस की स्थापना हुई, एक ऐसा संगठन तैयार हुआ जो कि पूरे भारतीयों का नेतृत्व करता है, पूरे भारतवर्ष का नेतृत्व करता है। तो ये योगदान था एक बहुत बड़ा। दूसरा योगदान था कि राष्ट्रवाद और राजनीतिक चेतना का विकास होता है। इनके द्वारा इन्होंने जो कार्य प्रणाली अपनाई उसके द्वारा पहले तो भारतीय ये समझते ही नहीं थे कि एक देश क्या होता है। तो उसमें एक भौगोलिक एकता नहीं थी, लोगों के बीच में सांस्कृतिक एकता नहीं थी।
तो इस एकता को लाने का काम इन्होंने उदारवादियों ने किया। भारत क्या है और यहाँ पे कौन लोग रहते हैं, ये सारी चीजें उन्होंने बतलाई। लोगों के बीच में एक राजनीतिक चेतना जगाई कि एक स्वदेशी शासन और विदेशी शासन में क्या फर्क होता है, ये लोगों को समझाने में सफल रहे। तीसरी बड़ी बात क्या थी कि आगे के आंदोलन के लिए आधार तैयार किया। कोई भी चीजें होती है, जैसे इमारत अगर खड़ी की जाती है तो सबसे पहले उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, तो वो बुनियाद उदारवादियों ने तैयार की। क्योंकि हम लोगों ने कांग्रेस का किस तरीके से अस्तित्व में आया, किस तरीके से स्थापना हुई, इस बात को हमने देखा है। तो अंग्रेजों की जो कांग्रेस की स्थापना के पीछे रणनीति थी, एक सेफ्टी वाल्व वाली थ्योरी थी कि वो अपने हक में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं कांग्रेस को, कि ब्रिटिश सत्ता भारत में कैसे लंबे समय तक रह सके, इसके लिए कांग्रेस को स्थापित किया जाता है। लेकिन शुरू के समय में क्या होता है कि अंग्रेजों का रवैया कांग्रेस के प्रति सहयोगात्मक होता है। जैसे डफरिन जो हैं वो 1886 में कांग्रेस अधिवेशन के बाद कांग्रेसी नेताओं को एक गार्डन पार्टी भी देते हैं, लेकिन एक साल बाद ही उनको कांग्रेस से एक कह लें कि घृणा सी होने लगती है। और डफरिन ये तक कहने लगते हैं कि कांग्रेस जो है वो कुछ संभ्रांत मुट्ठी भर लोगों का एक जमावड़ा है और ये पूरे भारतीयों का नेतृत्व नहीं करता। शुरू में सरकारी सेवकों को कांग्रेस में के अधिवेशन में भाग लेने की अनुमति थी, बाद में उन पर रोक लगा दिया जाता है। तो कांग्रेसियों को ये डर होता है, उदारवादियों को हमेशा ये डर होता है कि कांग्रेस के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इस पे अन्य दमनात्मक कार्रवाई किए जा सकते हैं। तो इन सब चीजों को वो बचाते हुए कांग्रेस को आगे बढ़ाते हैं कि किसी प्रकार से प्रतिबंध नहीं लगाया जाता, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती। और ब्रिटिश सत्ता जिस प्रकार से एक रणनीतिक चाल फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाकर वो शासन करते हैं, उसकी काट भी कांग्रेसी तैयार करते हैं। जैसे सर सैयद अहमद खान को और राजा शिव प्रसाद को तोड़ लिया था डफरिन ने, अपनी ओर मिला लिया था। तो मुस्लिमों को अलग करने की बात थी कि अलग कर दिया जाए कांग्रेस से, मुस्लिम वर्ग इससे ना जुड़ पाए। तो उसके लिए बदरुद्दीन तैयब जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है और बदरुद्दीन तैयब जी मुस्लिम वर्ग को कांग्रेस में के साथ जोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वो घर घर घूमकर मुस्लिम वर्ग में प्रचार करते हैं कांग्रेस का और जोड़ते हैं। तो ये सारी भूमिका थी। उसके बाद जब डफरिन के समय में ही और खास करके जब करजन का समय आता है तो ब्रिटिश सरकार जो है पूरी तरीके से कांग्रेस के पीछे पड़ जाती है कि कांग्रेस को किस प्रकार से खत्म किया जाए। तो इन सब स्थितियों से बचते बचाते हुए कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाता है और आगे के जो आंदोलन होते हैं उसका इन्होंने बेस तैयार किया। उसके बाद धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था दादा भाई नौरोजी ने, और इसी को आर्थिक राष्ट्रवाद भी कहा गया। पीछे की वीडियो में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है कि किस तरीके से धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया कि अंग्रेज किस तरीके से भारत से का शोषण कर रहे हैं, और इस तरीके से लोगों में एक आर्थिक राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई कि अंग्रेज किस प्रकार से हमारा आर्थिक शोषण कर रहे हैं और यहाँ का शासन प्रशासन का संचालन अंग्रेजी सत्ता के अंग्रेजी लोगों के हित में या इंग्लैंड के आर्थिक हित में चलाया जा रहा है। तो ये सारी बातें थी। अब इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण नाम आते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे जो पहला और बहुत बड़ा जो नाम आता है वो आता है दादा भाई नौरोजी का, और इन्हें भारत का वयोवृद्ध नेता या द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनका जन्म बंबई में हुआ था 1825 में। एक पारसी परिवार में इनका जन्म हुआ था
और उस जमाने में एलिफिंस्टन कॉलेज बम्बई से ये ग्रेजुएट करते हैं। उसके बाद में वकालत भी करते हैं और लंबे समय तक ये लंदन में रहते हैं। शुरू में रहनुमाई मजदाई सभा एक गठित करते हैं जो कि पारसी सभा होती है, और इसी के अंतर्गत राफ्त गफ्तोर नाम की एक पत्रिका निकालते हैं, समाचार पत्र निकालते हैं। बम्बई एसोसिएशन बनाते हैं, एक राजनीतिक संगठन इसको कह ले, वो बनाते हैं। उसके बाद इंग्लैंड प्रवास के समय ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापित करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा हुआ है कि लंदन में किस प्रकार से राजनीतिक संगठन स्थापित होते हैं और वहाँ के लोगों के बीच में और वहाँ की सरकार को भारतीयों की क्या समस्याएं हैं उससे अवगत करवाते हैं, और इंग्लैंड की संसद तक बात उठाई जाती है। तो इसमें दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा योगदान होता है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का। कांग्रेस की स्थापना में भी दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा योगदान था, और इसका नामकरण पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा गया था, जो कि बाद में कांग्रेस किया गया। तो वो नामकरण इन्हीं के अनुसार चेंज किया गया था। 3 बार कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने की, 86 में, 1893 में और 1906 में। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दादा भाई नौरोजी ने ही किया था, और इन्होंने आर्थिक सिद्धांत दिया था, धन निष्कासन का सिद्धांत, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, उसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन्होंने लिखा था। और ये पहले व्यक्ति थे जो कि ब्रिटेन की संसद में पहुंचते हैं। लिबरल पार्टी से ये सांसद चुने जाते हैं और ब्रिटेन की संसद में पहुंच जाते हैं, और ऐसे ये पहले भारतीय होते हैं। तो ब्रिटेन की संसद में जब ये पहुंचते हैं तो ये भारतीयों की आवाज को वहां की संसद में उठाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि इंग्लैंड में भारतीयों के साथ क्या हो रहा है, इस चीज को इन्होंने बहुत भली भांति प्रचारित किया, प्रसारित किया। धन निष्कासन का सिद्धांत ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। प्रति व्यक्ति आय की गणना इन्होंने फर्स्ट टाइम की थी, जो कि 20 रुपए उस समय 1867-68 के बारे में इन्होंने कहा कि उस समय प्रति भारतीय जो औसत आय थी वो 20 रुपए प्रति वर्ष की थी। तो ये काम इनका था। उसके बाद फिरोज शाह मेहता, इनका भी जन्म बंबई में हुआ था। एक बहुत बड़े वकील थे और अलग अलग संस्थाओं से ये जुड़े हुए थे, जैसे कि नगर पालिका में इनको जगह दी जाती है, विधान परिषद में इनको जगह दी जाती है, उसके बाद सेंट्रल असेंबली में भी इनको जगह दी जाती है। तो ये जो भी इन संस्थाओं में पहुंचते हैं तो ये बहुत जबरदस्त तरीके से भारतीयों की मांग को रखते हैं, और इनका भाषण इतना तेजपूर्ण ओजस्वीपूर्ण भाषण होता था कि इनकी बातों को कोई काट नहीं पाता था, इतने जोरदार ढंग से ये भाषण दिया करते थे। तो विधान परिषद में एक बहुत बड़ी आवाज थे ये भारतीयों के, और ये जब भाषण देते थे तो अगले दिन अलग अलग समाचार पत्रों में वो छपते थे, और वो जब छपते थे तो आम लोगों तक पहुंचती थी और आम लोग उस चीज की चर्चा करते थे। तो इस प्रकार से एक राजनीतिक चेतना लोगों के बीच में जागृत हो रही थी कि हमारी भारतीयों की समस्या क्या है, अंग्रेजी शासन यहाँ पे किस तरीके से चलाया जा रहा है। तो ये सब चीजें जो हैं सो आम लोगों तक पहुंचती है, और उसमें फिरोज शाह मेहता का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक बहुत बड़े वकील भी होते हैं, जबरदस्त वक्ता और भाषण देने वाले होते हैं। तैयब जी पहले एक न्यायाधीश होते हैं, और तिलक को जब सजा दी गई थी तो उस समय इन्होंने बहुत सलीके से उनका केस लड़ा था और देखा था। उनके तिलक बाल गंगाधर तिलक के केस को, तो इस केस को इन्होंने ही हैंडल किया था। और उसके बाद मुस्लिमों को कांग्रेस के साथ जोड़ने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि हमने बतलाया कि दूसरे
तीसरे अधिवेशन में सर सैयद अहमद खान को ब्रिटिश सत्ता ने या कह ले कि डफरिन ने अपनी ओर मिला लिया था और मुस्लिमों को कांग्रेस से अलग करने की एक नीति पे काम कर रहे होते हैं। तो उसी के काट के लिए बदरुद्दीन तैयब जी को कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया जाता है मद्रास में तीसरे कांग्रेस के अधिवेशन में। तो उसके बाद बदरुद्दीन तैयब जी ग्राउंड लेवल पर बहुत बड़ा काम करते हैं, मुस्लिमों को ये जोड़ते हैं और राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में कहा, आप जैसा कि आप जानते होंगे, ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। महात्मा गांधी इनको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले जो है अपना राजनीतिक गुरु एमजीआर को मानते हैं। एमजीआर अर्थात महादेव गोविंद रनाडे। तो दक्कन सोसाइटी जो थी महादेव गोविंद रनाडे की, उस संस्था से जुड़े हुए थे और वहां से प्रशिक्षित होकर निकले हुए व्यक्ति थे। 1902 ईस्वी में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहुंचते हैं और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका भाषण तो उतना जोरदार नहीं होता था, लेकिन आर्थिक मुद्दों पर इनकी पकड़ बहुत ज़्यादा जबरदस्त होती थी और आर्थिक मुद्दों पे इतनी ज़्यादा पकड़ थी कि बहुत ज़्यादा तीखे प्रश्न ये किया करते थे असेंबली में और अपने बजटीय भाषण के लिए ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे। तो उससे ये हुआ कि आम लोगों में एक राष्ट्रीय आर्थिक राष्ट्रवाद का विकास हुआ कि आर्थिक राष्ट्रवाद क्या होता है वो आम लोगों तक पहुंचा। तो उसको विकसित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तरीका यही था कि ये सदन में भाषण देते हैं, बाद में ये पेपर में छपता है और पेपर में जब छपता है तो आम लोगों तक चर्चा और परिचर्चा होती है। इस तरीके से एक राष्ट्रीय चेतना का विकास होता है। आर्थिक मामलों के ये बहुत बड़े जानकार थे और इनका जो आर्थिक मॉडल था वो क्या था कि स्वदेशी को अपनाने की वकालत की और भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने की इन्होंने वकालत की। भारतीय उद्योगों की बढ़ावा देने का मतलब है कि कुटीर उद्योग, हस्तकरघा को बढ़ावा देने की इन्होंने बात की। और ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी का जो आर्थिक सोच है उस पे गोपाल कृष्ण गोखले का ही छाप था। इन्होंने एक 1905 ईस्वी में भारत सेवा समिति बनाई, जिसे कि इंग्लिश में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहा जाता है, कि भारत की सेवा के लिए ऐसे एक कार्यकर्ता तैयार किए जाने चाहिए जो कि भारत की सेवा को आगे बढ़ाएं। तो ये थे उदारवादियों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें। आगे की वीडियो में हम अन्य चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे और स्वतंत्रता आंदोलन के अलग अलग अध्यायों को देखेंगे, अलग अलग तरीकों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। फिर से मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।